हेलो नमस्कार साथियों, मैं शक्ति सिंह आप सभी का स्टडी वर्सेस इंडिया के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। पॉलिटिक्स की श्रृंखला में आज हम उपराष्ट्रपति के चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। उपराष्ट्रपति के साथ साथ हम प्रधानमंत्री के भी चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये दोनों चैप्टर्स छोटे हैं और एक ही वीडियो में कवर हो सकते हैं, इसलिए हम इन दोनों चैप्टर्स को एक साथ करेंगे। इससे पहले हम राष्ट्रपति के संदर्भ में दो वीडियो में हमने राष्ट्रपति को पढ़ा है, अच्छे से समझा। उसी प्रकार हम उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संदर्भ में भी जानेंगे और समझेंगे कि इनका भारतीय समाज या देश और संविधान के आधार पर क्या रोल है और ये कैसे उस भूमिका को निभाते हैं। तो ये लिस्ट है हमारे उपराष्ट्रपति की कि अभी तक सबसे पहले कौन थे, उसके बाद कौन थे। ठीक, तो शुरू करते हैं। उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का सबसे पहले हम पढ़ेंगे परिचय। उपराष्ट्रपति का परिचय। भारत के उपराष्ट्रपति का पद संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया? तो पहला ये आया हमारा, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक, आगे उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च, राष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च पद है। ठीक, इसका वर्णन यानी उपराष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 63 में मिलता है। संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के संदर्भ में कहा गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक, और आगे अनुच्छेद 64 में ये बताया गया है, ये जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। पदेन मतलब होता है जो भी उपराष्ट्रपति होगा वो अपने आप राज्यसभा का सभापति बन जाएगा। राज्यसभा का सभापति, पदेन का मतलब यही होता है, राज्यसभा का सभापति। जो भी उपराष्ट्रपति का पद धारण करेगा वो राज्यसभा का सभापति बन जाएगा, यानी पदेन सभापति। पदेन इसलिए होता कि एक ही है, मतलब ये पद उसी व्यक्ति के लिए बना उपराष्ट्रपति, क्योंकि उपराष्ट्रपति के रूप में उसका कोई कार्य नहीं है, उसका जो भी कार्य है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति की अर्हताएं एवं शर्तें। तो पहला है वो भारत का नागरिक हो। ठीक है, और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हूं। ठीक, राष्ट्रपति के रूप में था, राष्ट्रपति के लिए एज 30 थी, क्योंकि वह लोकसभा या संसद, ठीक, लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने की एज होती है 30। लोकसभा के लिए एज होती है 30, इसलिए उसको बोला गया था कि इसके लिए राज्यसभा ही होगा। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, अब यहां दिया जाएगा वो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए योग्य हो, जबकि राष्ट्रपति में कहा गया था वो लोकसभा या संसद। लोकसभा संसद में वो दोनों आ जाएगा, लोकसभा प्लस राज्यसभा, क्योंकि राष्ट्रपति की जो एज है वो 30 है और लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए जो एज है वो है 30, इसलिए राष्ट्रपति को 30 की एज में बनाने के लिए किया गया है, वो इसीलिए लोकसभा यहाँ दिया गया है। कभी ऐसा नहीं आएगा कि आप देखोगे कि राष्ट्रपति के लिए राज्यसभा लिखा हो, राज्यसभा केवल लिखा हो, अगर लिखा हुआ राज्यसभा प्लस लोकसभा या संसद लिखा हुआ, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा ही लिखा होगा, ना कि संसद या लोकसभा। संसद हो जाएगा, संसद अगर सॉरी बीच मिस्टेक हो गया था, अगर संसद हो जाएगा तो संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों आ जाएंगे, और लोकसभा के लिए 30 है और राज्यसभा के लिए 35 है, तो ये गलत हो जाएगा। यहां जब भी आपको कहिएगा तो ये देखिएगा उपराष्ट्रपति के संदर्भ में हमेशा राज्यसभा सदस्य बनने के लिए योग्य होगा, जबकि राष्ट्रपति के लिए संसद या लोकसभा होगा। ठीक है, वह किसी लाभ के पद पर ना हो जो राष्ट्रपति के संदर्भ में था। ठीक है, वो किसी लाभ के पद पर ना हो,
ये मैंने समझा दिया, आप एक बार नोट कर लीजिएगा इसको। उपराष्ट्रपति के चुनाव नामांकन के लिए उम्मीदवार को कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना चाहिए। राष्ट्रपति के संदर्भ में ये 50-50 थे, उपराष्ट्रपति के संदर्भ में ये 20-20 है। ठीक है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए, उनके 50-50 है राष्ट्रपति के और यहाँ पे 20-20 है। आगे, वह संसद या राज्य विधायिका कि किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। संसद या राज्य विधायिका में विधानसभा और विधान परिषद किसी एक का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन होता है, ऐसे व्यक्ति का उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन होता है तो उसे उस सदन की सीट से मुक्त माना जाएगा। अगर मान लीजिए मैं उपराष्ट्रपति के रूप में चुना जाता हूँ और पहले से ही हम सांसद या विधायक हैं, राज्यों में विधायक होते हैं और पार्लियामेंट संसद में सांसद होते हैं, अगर हम इन दोनों में से कोई एक हैं तो हमारी सांसदी या विधायकी को रिक्त मान लिया जाएगा और उपराष्ट्रपति के रूप में मुझे मान किया जाएगा। ठीक है, आगे उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, जैसे हमने राष्ट्रपति का निर्वाचन पढ़ा था, इसमें भी देख लेते हैं कि उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निर्वाचन में क्या व्यवस्था दी गई है। तो अनुच्छेद 66(1) के अनुसार राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी एक आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान होता है। लेकिन चुनाव इसके निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो ऐसे ही जैसे राष्ट्रपति के रूप में थी कि राष्ट्रपति को आनुपातिक प्रतिनिधि, मतलब अनुपात के रूप में जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं उनको अनुपात के रूप में एकल संक्रमण, मतलब एक व्यक्ति को एक ही मत मिलेगा और गुप्त मतदान होगा। ठीक, लेकिन उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल राष्ट्रपति से भिन्न होता है। कैसे भिन्न होता है अभी देख लेते हैं। मेन बात यहाँ है, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा संसद प्लस राज्य विधान मंडल के सदस्य भाग लेते हैं। ठीक, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। अभी हम ये देखते हैं क्या है इसमें, क्योंकि इसमें संसद के यही पे ध्यान दीजिएगा, यही पे दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत। अब यहाँ पे आ गया एक पॉइंट, यहाँ पे आ गया राष्ट्रपति में क्या था कि केवल निर्वाचित थे, राष्ट्रपति में केवल निर्वाचित सदस्य थे, मनोनीत उसके महाभियोग प्रक्रिया में थे। जबकि यहाँ इस उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल केवल संसद के सदस्य ही यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ही निर्वाचन में भाग लेते हैं। उसमें भी सारे सदस्य निर्वाचित और मनोनीत, लेकिन राष्ट्रपति के जो चुनाव थे उसमें जो संसद के केवल निर्वाचित सदस्य थे और राज्य विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य थे वही भाग ले सकते थे, मनोनीत सदस्य नहीं ले सकते थे। राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया में, जैसे राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया उसके निर्वाचन की प्रक्रिया सेम है, क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य की विधानसभाएं भाग नहीं लेती हैं और इसमें मनोनीत सदस्य शामिल हो जाते हैं। जैसे इसमें निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों शामिल है, जबकि राज्य की विधानसभाओं किसी प्रकार से इसमें शामिल नहीं होते हैं। ठीक, हमने इसके निर्वाचन प्रक्रिया को समझ लिया। अब आगे चुनाव विवाद। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित सभी विवाद की जांच का फैसला उच्चतम न्यायालय में होता है और उसका फैसला अंतिम होता है। यदि उच्चतम न्यायालय किसी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति के रूप में अवैध घोषित करता है तो पूर्व में उसके द्वारा किए गए कार्यों को अवैध नहीं माना जाएगा। जैसे हमने राष्ट्रपति के संदर्भ में पढ़ा था कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में चुना जाता और उसके बाद उसके निर्वाचन की प्रक्रिया को लेकर कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट बाद में 1.5 साल बाद निर्णय देता है, 1 साल बाद 6 जो भी टाइम देता है कि राष्ट्रपति का चुनाव अवैध है, तो जब वो निर्वाचित हो और जब ये कोर्ट का फैसला, इतने बीच में जो कार्य किए उस कार्य को अवैध नहीं माना जाएगा, न उपराष्ट्रपति के संदर्भ में और न राष्ट्रपति के संदर्भ में। ठीक,
किंतु निर्वाचक मंडल अपूर्ण होने पर उपराष्ट्रपति को चुनाव चुनौती नहीं दी जा सकती। ये राष्ट्रपति तो निर्वाचन प्रक्रिया के बाद जो चुनाव विवाद है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में सेम है, बस दोनों की निर्वाचन प्रक्रिया में थोड़ा अंतर है। ठीक है, उसे ध्यान रखिए कौन से सदस्य किसमें शामिल होते हैं। राष्ट्रपति का महाभियोग प्रक्रिया और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया सेम है, सिर्फ प्रक्रिया नहीं सॉरी सदस्य जो है शामिल होते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के महाभियोग में संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। वैसे ही तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। ठीक, अब आगे उपराष्ट्रपति की पदावधि। उपराष्ट्रपति की पदावधि पद ग्रहण करने के लिए 5 साल तक होती है। 5 वर्ष से पहले भी अपना त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकता है। ठीक है, यदि राज्यसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से, यहाँ लोकसभा नहीं होगा, राष्ट्रपति में लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन का था, क्योंकि वो अब यहाँ क्योंकि ये राज्यसभा का सभापति है, राज्यसभा का सभापति होने के नाते, सभापति होने के कारण इसके महाभियोग तो नहीं कहते, लेकिन समझने के लिए हम बोल देते हैं महाभियोग की प्रक्रिया राज्यसभा से ही चालू की जाएगी। राज्यसभा से चालू की जाएगी, ठीक है। तो ये रहा हमारा उपराष्ट्रपति को हटाने के संदर्भ में बात कि हम अगर उपराष्ट्रपति के संदर्भ में महाभियोग प्रक्रिया करना चाहते हैं तो वह कैसे होगा? ऐसे होगा कि राज्यसभा में पूर्ण बहुमत द्वारा, ठीक, संकल्प द्वारा पारित, जिस पर लोकसभा की सहमति अनिवार्य है। राज्यसभा से ऐसा विधेयक जाएगा जिसमें पूर्ण बहुमत शामिल हो, यानी पूर्ण बहुमत से मतलब होता है 2/3 बहुमत। 2/3 बहुमत के आधार पर प्रस्ताव पारित कर लोकसभा को भेज दिया जाए, और लोकसभा को भेज दिया जाए, लोकसभा अपनी सहमति दे दे उससे, लोकसभा भी पारित कर दे, तो उससे पद से समय पूर्व हटाया जा सकता है। इसके लिए उपराष्ट्रपति को 14 दिन की अग्रिम नोटिस देना अनिवार्य है। यह राष्ट्रपति के संदर्भ में भी था कि उसको महाभियोग लगाने की प्रक्रिया के पहले 14 दिन पूर्व नोटिस देनी होगी। हालांकि संविधान में उसे पद से हटाने का कोई वर्णन नहीं है, संविधान में कहीं नहीं है। इसका राज्यसभा की नियमावली में प्रावधान किया गया है। ठीक, आगे उपराष्ट्रपति के शपथ एवं वेतन भत्ते। अनुच्छेद 69 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। और राष्ट्रपति किसके द्वारा दिलाई जाती है? मुख्य न्यायाधीश या उसके अनुपस्थिति में अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों के द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। ठीक, राष्ट्रपति जब भी अपना त्याग पत्र देगा तो ये ध्यान रखिए उपराष्ट्रपति को देगा, उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देगा। ठीक, आगे भारत के उपराष्ट्रपति पद मुख्यतः राज्यसभा की अध्यक्षता करने के लिए बना है। उन्हें वेतन और भत्ते राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलते हैं, न कि उपराष्ट्रपति के रूप में। राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में वेतन मिलते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति, क्योंकि वो सारा काम राज्यसभा के सभापति के रूप में करता है, न कि उपराष्ट्रपति के रूप में। ठीक, उपराष्ट्रपति के रूप में उसका कोई कार्य नहीं है। हाँ, राष्ट्रपति जब अनुपस्थित होगा या त्यागपत्र दे दे या उसकी मृत्यु हो जाए तो उस संदर्भ में वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जाके, तो उसको राष्ट्रपति के रूप में ही सारी वेतन सुविधाएं मिलती हैं। आगे उपराष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में अपनी शक्तियों एवं कार्यों का प्रयोग करता है। उपराष्ट्रपति के रूप में उसकी कोई शक्ति और कार्य नहीं है, उपराष्ट्रपति
जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। अनुच्छेद 65 के अनुसार इस दौरान वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है। जो मैंने अभी बताया वही सारी चीजें कि उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करता, वो राज्यसभा का परेड सभापति के रूप में कार्य करता है। अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। अनुच्छेद 65 के अनुसार इस दौरान वह सभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करेगा। जब वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो वो राज्यसभा के सभापति के रूप में तब कौन करेगा, तब राज्यसभा का कौन काम करेगा, तो राज्यसभा का तब काम करता है उपसभापति। उपसभापति वो राज्यसभा का कार्यों का संचालन करता है, कौन करता है, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में राज्यसभा के संचालन करता है। ठीक, अब आगे प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्रिपरिषद। आज हम केवल प्रधानमंत्री के संदर्भ में पढ़ेंगे, अगले पार्ट में हम केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संदर्भ में समझेंगे। ठीक है, तो भारत के प्रधानमंत्री का परिचय पढ़ लेते हैं। सरकार की संसदीय व्यवस्था में वास्तविक कार्यकारी शक्तियां वास्तविक एवं कर लीजिएगा, वास्तविक एवं कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है। संसदीय व्यवस्था राष्ट्रपति, यहाँ राज्य कर लीजिएगा, राज्य का प्रमुख होता है, जो कि प्रधानमंत्री, जो कि नहीं है, जबकि होगा, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। मतलब संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, हेड ऑफ स्टेट होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। मतलब सरकार के सारे काम प्रधानमंत्री ही करेगा, राष्ट्रपति नहीं करेगा। ठीक, वो केवल राज्य के रूप में अपना शासन चलाने के लिए प्रधानमंत्री को बोलता है। ठीक है, आगे है संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री संसद की किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। ठीक, राष्ट्रपति के लिए जैसे संसद का सदस्य होना लिखा था, वैसे प्रधानमंत्री के लिए भी संसद का सदस्य होना लिखा है। लेकिन उपराष्ट्रपति के संदर्भ में केवल राज्यसभा बनने की योग्य, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य हो। परंतु राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संदर्भ में है कि वो लोकसभा या संसद किसी भी सदन का सदस्य बन सकता है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव लड़ने की जो एज है वो 30 है और संसद में लोकसभा भी आती है, तो इसलिए संसद यूज किया जाए या लोकसभा, तो आप दोनों में से किसी एक को सही लगा देना। ठीक है, आगे संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत प्रधानमंत्री को सामान्यतः लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। ठीक, जो अभी हमने बताया कि लोकसभा का सदस्य या संसद का सदस्य, क्योंकि लोकसभा जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित निकाय है और लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार का प्रतिनिधित्व करती है। ये कहा गया है कि जो संसदीय व्यवस्था के समानता ये प्रक्रिया चली आई है कि प्रधानमंत्री किसी भी सदन में, जैसे हमारे मनमोहन सिंह जी थे तो वो राज्यसभा से थे प्रधानमंत्री, परंतु ये कहा जाता है कि जो प्रधानमंत्री है वो उसको लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोकसभा जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है और लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार का प्रतिनिधित्व करती है। कौन? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी जो राष्ट्रपति के द्वारा होगी, यानी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता। कैसे करता है? राष्ट्रपति संसदीय व्यवस्था के अनुसार लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। यदि लोकसभा में कोई दल स्पष्ट बहुमत में ना हो तो राष्ट्रपति सबसे बड़े दल के नेता को अपने विवेक का प्रयोग कर उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और वह उसे एक माह के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करने के लिए कह सकता है। मान लीजिए जितनी पार्टियां लड़ती उनमें से किसी पार्टी को संपूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ, यानी 273 का जो बहुमत का आंकड़ा वो प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, उनको बहुमत का आंकड़ा नहीं प्राप्त होता है तो राष्ट्रपति ऐसा करता है कि मान लीजिए बीजेपी को 200 सीटें आई, कांग्रेस को 150 आई और सपा को 40 आई, ऐसी सारी चीजें, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, बीजेपी के जो प्रमुख नेता, दल का जो प्रमुख नेता होगा
उससे प्रधानमंत्री बनने के लिए आमंत्रित करेगा और बोलेगा कि आप 1 माह के अंदर हमें बहुमत सिद्ध करके दिखाइए लोकसभा में। लोकसभा में हमें अपना बहुमत सिद्ध करा के दिखाए, क्योंकि हम आपको 1 माह का समय दे रहे हैं। ठीक है, आगे 1997 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि एक व्यक्ति जो कि सदन का सदस्य नहीं है 6 माह के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। इन 6 माह के भीतर उसे किसी भी सदन का सदस्य बन जाना चाहिए, अन्यथा उसे प्रधानमंत्री पद से हटाना पड़ेगा। यह सामान्य मंत्री को भी लागू। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है तो दोनों को अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे और समझाएंगे क्या है अंतर, क्या दोनों में। 1997 उच्चतम न्यायालय फैसला दिया कि अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री के रूप में निर्वाचित होता है, प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो उसे 6 महीने के भीतर भीतर उसे अपना चुनाव जीतना या लोकसभा या राज्यसभा में से किसी का सदस्य बनना है। इसका मतलब है किसी ऐसे भी व्यक्ति को हम प्रधानमंत्री बना सकते हैं जो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, परंतु उसे 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। ऊपर जो दिया है ये दिया है कि कोई व्यक्ति प्रधान जीत के आया हुआ है और किसी भी दल को बहुमत नहीं प्राप्त है, तो राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार ऐसे व्यक्ति जो सबसे ज्यादा सीटें लेके आया है संसद में, लोकसभा में, तो उस दल के नेता को वो कहेगा कि आप प्रधानमंत्री बनिए और 1 महीने के भीतर आप बहुमत को सिद्ध करिए कि हमारे पास पर्याप्त बहुमत है और हम प्रधानमंत्री बनने के हकदार हैं। ठीक, ये हुआ जो 1 महीने का था और ये हुआ 6 महीने का। 6 महीने का ये है कि आप भी 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री बन सकते हैं। उसके बाद उसके पहले पहले आपको ये सिद्ध करना होगा कि आपके पास संपूर्ण आप बन सकते हो। आपको ये प्रूव करना होगा कि आप संसद के सदस्य बन चुके 6 महीने के भीतर भीतर। ठीक है, आगे प्रधानमंत्री की शपथ व पदावधि। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को पद की शपथ दिलवाता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को पद की शपथ दिलवाता है। संविधान में प्रधानमंत्री का कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है तथा वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर पद धारण करता है, क्योंकि यह राष्ट्रपति के द्वारा शपथ लेता है इसलिए। लेकिन राष्ट्रपति उसे पद से तभी हटा सकता है जब प्रधानमंत्री लोकसभा में अपना विश्वास मत खो दे। विश्वास मत होता है कि जो भी बहुमत का आंकड़ा है, अगर सरकार को, राष्ट्रपति को ये लगता है कि सरकार के पास पर्याप्त बहुमत नहीं है, लोकसभा में पर्याप्त बहुमत नहीं है, तो वो प्रधानमंत्री को विश्वास मत, पहले तो विश्वास मत को संसद में बहाली करने के लिए बोलेगा कि आप पहले विश्वास मत को लाइए और फिर हमें बताइए कि आपके पास है इतने सांसद या नहीं। ठीक, अगर नहीं है तो आप प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं। ठीक है, तो वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को पद से हटा देगा। किसी अन्य व्यक्ति को ये देगा कि आप 1 माह के भीतर फिर से प्रधानमंत्री, 1 माह के लिए हम आपको प्रधानमंत्री बना रहे किसी और को, और 1 महीने के भीतर आप बहुमत सिद्ध करके हमें दिखाइए। प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो देगा तो वह त्याग पत्र दे देता है। इसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, किंतु निम्न सदन के प्रति सामूहिक की व्यवस्था के कारण यह परंपरा है कि बहुमत खो ही देता है, खोते ही त्याग पत्र दे देता है। यह परंपरा है, संविधान में इसका कहीं उल्लेख नहीं है। यदि प्रधानमंत्री निम्न सदन में यानी लोकसभा में, निम्न सदन का मतलब है लोकसभा में बहुमत खो दे कि हमारे पास उतने सांसद नहीं जितने हमारे पास सरकार चलाने के लिए बहुमत होना चाहिए, तो वह त्यागपत्र दे देता है। ये जो है, ठीक, ये संविधान में इसका उल्लेख कहीं नहीं है। संविधान में इसका कहीं उल्लेख नहीं है कि प्रधानमंत्री कैसे त्यागपत्र देगा। ठीक है, परंतु निम्न सदन के प्रति सामूहिक जो मंत्री परिषद होती है, ये लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। सामूहिक रूप से उत्तरदायी
उत्तरदायी होता है। तो इस आधार पर कहा जाता है कि अगर निम्न सदन में लोकसभा में प्रधानमंत्री के पास बहुमत नहीं है तो वह त्यागपत्र देता है, क्योंकि लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी व्यवस्था के कारण यह परंपरा आ गई है कि बहुमत खोते ही वह त्यागपत्र दे देता है। ठीक, आगे प्रधानमंत्री की वेतन व भत्ते, शक्तियां, कार्य। प्रधानमंत्री को एक सांसद के रूप में वेतन व भत्ते प्राप्त होते, ना कि प्रधानमंत्री के रूप में, क्योंकि प्रधानमंत्री जो होता है सांसद बनता है, सांसद ही प्रधानमंत्री बनता है, तो उसको सांसद के रूप में मिलते हैं, ना कि प्रधानमंत्री के रूप में। संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के दायित्वों का प्रावधान है। पहला है मंत्रिपरिषद के संदर्भ में, वह मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है, प्रधान सभी मंत्रियों का वो प्रधान होता है। राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को नियुक्त करता और बर्खास्त करता है जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री ने की हो। प्रधानमंत्री मंत्रियों के विभागों को आवंटन करता है। राष्ट्रपति जो है, प्रधानमंत्री अगर बोल दे कि आप पहले तो ये बताएगा कि आप किन किन मंत्रियों को नियुक्त करोगे, उसके बाद अगर लगता है आगे चल के कि इस मंत्री को बर्खास्त करना है तो राष्ट्रपति से बोलेगा और उनको बर्खास्त कर देगा। ठीक, यही विभागों का बंटवारा भी, आपको कौन सा विभाग मिलेगा। आगे प्रधानमंत्री स्वयं त्यागपत्र देकर पूरी मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। यदि प्रधानमंत्री का निधन हो जाए तो भी मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाती है। ठीक है, ये रहा प्रधानमंत्री के संदर्भ में हमने उसके कार्य। आगे राष्ट्रपति के संदर्भ में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तथा मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की एक कड़ी होता है। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री हर एक चीज का खबर राष्ट्रपति को पहुंचाता है। किस चीज का? जो मंत्रिपरिषद डिसीजन लेता है उसको वो राष्ट्रपति के रूप में पहुंचाता है, राष्ट्रपति के पास पहुंचाता है कि हमने ये चीजें की हैं और ये इसका ये कार्य है। ठीक है, जो भी निर्णय मंत्रिपरिषद द्वारा लिए जाते हैं किसी भी विषय पर, तो उसके बारे में सूचना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देता है। तो इसीलिए बोला गया है कि वो मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच एक कड़ी के रूप में काम करता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के विभिन्न पदाधिकारी जैसे भारत के महान्यायवादी, महालेखा परीक्षक, संघ सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति के संदर्भ में परामर्श देता है। जितने भी बड़े पद हैं उनके संदर्भ में प्रधानमंत्री से तात्पर्य कि मंत्रिपरिषद के साथ मंत्रिपरिषद या मंत्री जब भी आ जाए, मंत्रिपरिषद या प्रधान जो भी आ जाए दोनों में से वो आपको लगा देना चाहिए। मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री के रूप में मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के विभिन्न पदाधिकारियों को बता दें कि आपको किनको नियुक्त करना है। आगे संसद के संदर्भ में प्रधानमंत्री की क्या भूमिका है, तो प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। ठीक है, वह कभी भी लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत और सत्र अवसान करने संबंधी परामर्श दे सकता है। संसद का सत्र बुलाने और संसद का सत्र खत्म करने के संदर्भ में वो राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है, आदेश नहीं, परामर्श करेगा हमेशा। सिफारिश है, वह अब ये कहेंगे आप राष्ट्रपति को मानना बाध्य है या नहीं, बाध्य है, क्योंकि वो मंत्रिपरिषद का निर्णय होता है। वह कभी भी लोकसभा को विघटित करने, लोग विघटित मतलब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को ऐसा लगता है कि हमारे पास बहुमत नहीं है या हम अब ऐसी सिचुएशन आ गई कि हमें त्यागपत्र देना ही पड़ेगा, तो राष्ट्रपति से बोलेगा कि आप लोकसभा को विघटित कर दो और हम त्यागपत्र दे रहे हैं। ठीक, अन्य शक्तियां प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतरराज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष होता है। मतलब इन आयोगों का वो अध्यक्ष होता है। इसमें से एक आ चुका CSIR औद्योगिक वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष के संदर्भ में प्रश्न आ चुका है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। वह तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति क्या होता है? तीनों सेनाओं का कमांडर होता है। ठीक है, ये होता है राजनीतिक प्रमुख। आपातकाल के दौरान प्रधानमंत्री राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का सर्वे सर्वा होता है। जब भी आपदा आएगी तो इसके संदर्भ में प्रधानमंत्री ही सभी कार्यों को देख रहे हैं, उसके ही डिसीजन ही मान्य होंगे। ठीक, तो ये रहा हमारा आज का
टॉपिक जिसमें हमने उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में समझ लिया है, जान लिया है। इनसे संबंधित जो भी फैक्ट थे, कॉन्सेप्ट थे, हमने उसको भी पढ़ लिया, समझ लिया। ठीक, आगे हम मंत्रिपरिषद के संदर्भ में वीडियो लेके आएंगे। तब तक आप लोग जो भी पीछे भी वीडियो नहीं देखे हैं वो आप जाके पीछे वाली वीडियो देख सकते हैं और पॉइंट को समझ सकते हैं। आपको जहां भी दिक्कत लगे आप वीडियो में कमेंट कर दिया करें, आगे से उस वीडियो में हम सुधार कर दिया करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आएगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक, शेयर